जन सुलभ पुस्तकालय और इसके संचालक श्री अर्पण कुमार के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने त्रिलोचन जैसे महत्वपूर्ण कवि के बारे में मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर दिया। मित्रों, आज की बातचीत का जो उन्माद है, शीर्षक तय किया गया है, वह है त्रिलोचन की कविता का जनपद। त्रिलोचन का एक संग्रह भी है और एक कविता है। उस जनपद का कवि हूँ। त्रिलोचन अपने जनपद का पता खुद ही अपनी कविता में देते हैं। तो ये बातचीत का आरंभ मैं उस कविता के हवाले से ही करूँगा। उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दूखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता कैसी होती है क्या है, वह नहीं मानता कविता कुछ भी दे सकती है, कब सूखा है उसके जीवन का सोता, इतिहास ही बता सकता है, वह उदासीन बिल्कुल अपने से अपने समाज से है, दुनिया को सपने से अलग नहीं मानता, उसे कुछ भी नहीं पता दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची, अब समाज में वे विचार रह गए नहीं हैं जिनको ढोता चला जा रहा है, वह अपने आंसू बोता विकल मनोरथ होने पर अथवा अकाज में, धर्म करता है वह तुलसी कृत रामायण सुन पढ़कर, जपता है नारायण नारायण। ये जो जनपद की समझ है और जनपद से त्रिलोचन का जो नारा है, जो नाता है, वह नाता त्रिलोचन की कविता को खास बनाता है। इस कविता को देखें तो एक बात त्रिलोचन यह कह रहे हैं कि मैं उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दूखा है, जो नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कविता नहीं जानता, कविता कुछ दे सकती है यह भी नहीं जानता, उसके जीवन का सोता सूखा हुआ है। क्यों सूखा हुआ है इसके बारे में इतिहास ही बता सकता है। जनपद के लोग ऐसे हैं जो अपनी स्थिति से पूरी तरह उदासीन हैं, अपने समाज से उदासीन हैं, दुनिया सपने जैसी लगती है, उसको यह भी नहीं पता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और जिन विचारों को वो ढो रहा है, जिन विचारों को वो बरत रहा है, वे विचार अब समाज में रह नहीं गए हैं। उन विचारों की वो समाज में अब रह नहीं गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं, पुराने पड़ गए हैं। लेकिन जिस जनपद से त्रिलोचन का नाता है, उस जनपद में वो विचार, वो पुराने विचार अब भी जीवित हैं। अपने आंसू बोता है विकल मनोरथ होने पर अथवा अकाज में, जब कभी मनोवांछित नहीं होता है, जब कोई अकाज हो जाता है, जब कोई काम उसका नहीं हो पाता है, तो सिवाय अपने आंसुओं के उसके पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। और उसका धर्म क्या है?
धर्म करता है सिर्फ तुलसी कृत रामायण पढ़ लिख कर, पढ़ कर। ये तुलसी कृत रामायण और एक अद्भुत संयोग देखिए कि एक तरफ कहते हैं कि हमारे जनपद के लोग नहीं जानते कविता क्या दे सकती है, लेकिन जनपद के लोग ऐसे हैं कि सुख में दुख में जब धर्म करना होता है तो एक कविता की ओर जाते हैं, और वह कविता है तुलसीदास की रामायण। तो कविता कुछ नहीं दे रही है, फिर भी ये जनपद तुलसी की रामायण के इर्द गिर्द अपने सपनों को और अपनी जो जीवनी शक्ति है वह अर्जित करता है एक कविता से ही, भले ही वह ये समझता हो कि वह धर्म कर रहा है। तो ये जो जनपद की का जो परिचय दिया है त्रिलोचन ने, उस परिचय को आप देखेंगे तो उस परिचय को पढ़ते हुए हमको सहसा ये ध्यान आता है कि त्रिलोचन का जो जनपद है वो कहीं न कहीं हमको प्रेमचंद के जनपद की याद दिलाता है, जिस जनपद में के वासिंदे के रूप में हमको होरी मिलते हैं, हमको झुनिया मिलता है, और भी तमाम प्रेमचंद के जो पात्र हैं, वैसे ही पात्र हमको हमारे नजरों के सामने मूर्त हो जाते हैं जब हम त्रिलोचन के जनपद में प्रवेश करते हैं, त्रिलोचन के जनपद की से परिचय प्राप्त करते हैं। त्रिलोचन की यह कविता पढ़ते ही अनायास केदारनाथ सिंह की एक कविता ध्यान में आती है, और वह कविता उन्होंने निराला को याद करते हुए लिखी है। और त्रिलोचन और केदारनाथ सिंह को साथ साथ याद करने का की एक वजह भी है। बाघ कविता की वो पंक्तियां आप याद करिए जिसमें केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मैंने शक नहीं किया, हो लिया उनके साथ, तब से कितना समय बीत गया, हम अब भी चल रहे हैं आगे आगे, कवि त्रिलोचन पीछे पीछे मैं। तो त्रिलोचन और केदारनाथ सिंह में एक रिश्ता है। त्रिलोचन के पीछे पीछे केदारनाथ सिंह चल रहे हैं, और केदारनाथ सिंह निराला को याद करते हुए जो कविता लिखते हैं, वह कविता त्रिलोचन की उस जनपद का कवि हूँ कविता के साथ पढ़ने पर हमको उस जनपद की का एक मुकम्मल ठीक परिचय मिलता है। उठता हाहाकार जिधर है, उसी तरफ अपना भी घर है, खुश हूँ आती है रह रह कर, जीने की सुगंध बह बह कर, उसी ओर कुछ झुका झुका सा, सोच रहा हूँ रुका रुका सा, गोली दगे न हाथा पाई, अपनी है यह अजब लड़ाई, रोज उसी दर्जी के घर तक, एक प्रश्न से 100 उत्तर तक, रोज कहीं टाँके पड़ते हैं, रोज उधड़ जाती है सीवन, दुखता रहता है अब जीवन। रोज कहीं टाँके पड़ते हैं, रोज उधड़ जाती है जीवन। केदारनाथ सिंह का जनपद क्या है? उठता हाहाकार जिधर है, उसी तरफ अपना भी घर है। तो ये जो हाहाकार है केदारनाथ सिंह के जनपद में और त्रिलोचन के जनपद में, जहाँ की जो भूखा और दुखा है, जो नंगा है, ये जनपद मिलकर के एक महाजनपद का सृजन होता है। और हम इसके साथ एक और कवि को अगर जोड़ लें, यानी निराला को, जिनको याद करते हुए केदारनाथ सिंह ने कविता लिखी है,
तो निराला, त्रिलोचन और केदारनाथ सिंह। त्रिलोचन निराला की पंक्ति है, दुखता रहता है अब जीवन। तो एक महाजनपद जो बन रहा है इन तीनों कवियों की कविताओं के भीतर, वो एक ऐसा जनपद है जिसका जीवन दुखता रहता है, जो भूखा है, जो दूखा है, जो नंगा है, जहाँ से हाहाकार उठ रहा है। रोज कहीं टाके पड़ते हैं, रोज उधड़ जाती है सीवन। तो रोज एक कमी, एक मुफलिसी का एक आलम दिखाई पड़ता है। तो इस जनपद को हम कैसे लोकेट करें, इस जनपद को हम कैसे पहचानें? आज़ादी के बाद जो भारत का परिदृश्य है, उस परिदृश्य में बार बार इस पर बहस होती रही है कि भारत के भीतर एक भारत है और एक इंडिया है, और अभी एक न्यू इंडिया भी आ गया है। बहुत अरसे तक इसमें बहस होती थी कि ये जो इंडिया है, उस इंडिया का भारत के साथ क्या संबंध है। यानी भारत की वह आबादी जो जनपदों में रहती है, जो गांव में रहती है, जहाँ तरह तरह के अभाव हैं, तरह तरह के दुख हैं, तरह तरह के संघर्ष हैं, जहाँ से हाहाकार उठ रहा है, उस भारत में और इस इंडिया में एक जो फांक है, उस फांक पर भी बीते समय में चर्चा होती रही है। लेकिन जाने अनजाने या जाने किन वजहों से वह चर्चा अब कम कम सुनाई पड़ती है या नहीं सुनाई पड़ती है। लेकिन ये हमारे जो कवि हैं, चाहे निराला हो, चाहे त्रिलोचन हो, चाहे केदारनाथ सिंह हो, ये कवि हमें उस जनपद तक वहाँ ले जाते हैं। भारत की जो वास्तविक भूमि है, जो ग्रामीण भारत है, जिस ग्रामीण भारत तक ये जो चकाचौंध पैदा करने वाला जो विकास है वो नहीं पहुंचा है, उस भारत के प्रतिनिधि हैं हमारे ये कवि। और उस भारत तक हमको ले जाते हैं, उस भारत को जो गांव में बसता है उसको पहचानने में हमारी मदद करते हैं। त्रिलोचन का जो एक पूरा अवध वाला जो प्रांत है, अवध के किसानों का जो जीवन है, उसके जीवन की जो ठेठपन है, उसके जीवन के जो सुख दुख हैं, उसके जीवन के जो राग विराग हैं, उसके जीवन के जो मूल्य विमर्श हैं, वह सब जस का तस त्रिलोचन की कविता का। खास बात त्रिलोचन की कविता में ये दिखाई पड़ती है कि वो अपने काव्य वस्तु को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनकी काव्य वस्तु सीधे सीधे कविता में उनके आती है। तो वहाँ तक त्रिलोचन हमको ले जाते हैं जिसे गांधी अंतिम आदमी कहते थे। उस अंतिम आदमी का निवास जहाँ है, त्रिलोचन की कविताओं का जनपद, जो कविताएं इशारा करती हैं, जो कवि इशारा करता है,
उससे पता चलता है कि त्रिलोचन की कविताओं का जनपद वह है जहाँ गांधी का अंतिम आदमी निवास करता है। तो त्रिलोचन की कविताएं हमको बहुत खूबसूरती से, बहुत सावधानी से उस अंतिम आदमी तक ले जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो दुख है, जो इस जनपद की एक सामान्य विशेषता है, चाहे निराला इंगित कर रहे हों, चाहे त्रिलोचन इंगित कर रहे हों, चाहे केदारनाथ सिंह इंगित कर रहे हों, वो दुख एक खास तरह की बीतरागिता वहाँ के लोगों में पैदा कर देता है। एक खास तरह के का जो है, एक जो उसकी एक जो सांस्कृतिक बुनावट जो बनती है, वह एक खास तरह का जो जीवन का हाहाकार है वो मस्त मलंग जैसा बना देता है। और बहुत खूबसूरत ढंग से एक छोटी सी पत्रिका जो मैं निकालता हूँ, साखी नाम की, बहुत पहले त्रिलोचन का एक इंटरव्यू किया था पद्मा सचदेव ने, और साखी में उसको हमने छापा था। तो उसमें एक चित्र खींचा है पद्मा सचदेव ने, और उस चित्र से त्रिलोचन के जनपद के लोगों की एक शक्ल उभरती है। उस चित्र में पद्मा सचदेव लिखती हैं कि भारतवर्ष में कई मलंग साधु सन्यासी नाना वेश में घूमते रहते हैं। ये रमते जोगी जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला नहीं कहते। लेने का लोभ इन्हें नहीं है, देने की आतुरता है। सारे अभाव के बाद भी, सारे दुख के बावजूद भी देने की आतुरता है। उम्र भर संचय किया तजुर्बे का शहद, उम्र भर हृदय की दीवार पट पर उकेरे अक्षरों के गंवई बेल बूटे। पाँव तले रौदे रास्ते, सड़कें गलियां कूचे शाहराहें। एक ऐसे ही बंजारे रमते साधु का पता हम आपको देते हैं। और उस बंजारे रमते साधु का नाम क्या है? श्री त्रिलोचन शास्त्री, सुल्तानपुर अवध, जिला गांव चिरानी पट्टी, डाक खाना। सुल्तानपुर अवध जिला, गांव चिरानी पट्टी, डाक खाना कटघरा पट्टी। कटघरा पट्टी का होते हुए भी ये रमता जोगी कभी कटघरे में नहीं रहा। कोई कटघरा क्या किसी शब्द को बांध सका है? शब्द जो खुशबू है, शब्द जो पुरवा है, शब्द जो बादल है, बिजली है, उजास है। दाढ़ी का रंग बताना मुश्किल है। न सूरमा जैसी कसी हुई, न जोगी जैसी फहराती हुई, न किसी सरदार जैसी हुक्मी, और न ही नकली। खालिस अपनी दाढ़ी है जो त्रिलोचनी दाढ़ी है, विशिष्ट है। तो ये जो त्रिलोचन की विशिष्टता है, त्रिलोचनी दाढ़ी जिसको पद्मा सचदेव कहती हैं, त्रिलोचनी दाढ़ी की जो विशिष्टता है, त्रिलोचन की कविता की जो विशेषता है, त्रिलोचन के काव्य भाषा की जो विशेषता है, त्रिलोचन के काव्य जनपद की जो विशेषता है, वह बहुत गहराई से उस मिट्टी के साथ, उस जनपद के साथ त्रिलोचन के जुड़ाव में है। और उस जुड़ाव की शनाख्त हम कैसे करें? बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मैं एक कविता जिसकी 12 हम चर्चा करते हैं, और त्रिलोचन की कविता को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र वो कविता देती है, नगई महरा।
नगई मेहरा कविता में हम त्रिलोचन के जनपद को उसकी सारी विशेषताओं के साथ देख सकते हैं। एक तो आप नाम देखिए कि त्रिलोचन के यहाँ जैसे नाम आते हैं, जैसे पात्र आते हैं, वो पात्र बिल्कुल हमें प्रेमचंद की याद दिलाते हैं। प्रेमचंद के मैंने शुरू में कहा भी कि प्रेमचंद की कविताओं में, प्रेमचंद के उपन्यासों में जिस तरह के पात्र हैं, उस तरह के पात्रों से हमारी भेंट त्रिलोचन की कविताओं में होती है। और वैसे ही पात्र हैं, या तो नगई मेहरा हैं और नगई मेहरा हैं, भोरई केवट हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ऐसी चंपा है जो सुंदर की बेटी है। तो एक पूरा उस जनपद की जो नागरिक हैं, वो किस आत्मीयता के साथ त्रिलोचन की कविता में मौजूद हैं। नगई मेहरा कविता बहुत लंबी है। उस कविता को पूरी कविता पढ़ना न तो मुनासिब है, न पढ़ने जा रहा हूँ। सिर्फ मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप जो सुधी पाठक हैं, उन्होंने, जो श्रोता हैं, उन्होंने नगई मेहरा कविता जरूर पढ़ी होगी। ये ठेठ नगई मेहरा त्रिलोचन अपने गांव के जिस टोले में रहते हैं, यानी चिरानी पट्टी, वो चिरानी पट्टी में आके रह गए हैं। और वो पूरी नगई मेहरा की कहानी है कि किस तरह से नगई ने जो शादी की है, वो अपने भाई की सास से शादी कर ली है। और इसको लेकर के उनके गांव में कुछ उनको ताने वाने दिए जाते हैं। तो अपनी पत्नी को लेकर के चिरानी पट्टी आ गए हैं, वहाँ झोपड़ी डाल ली है, लोगों के घर पानी भरते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। नगई मेहरा एक काफ़ी आस्थाशील व्यक्ति भी हैं, ये हमको पता चलता है, क्योंकि बालक त्रिलोचन से वो कभी कभी रामायण बचवा के सुनते हैं, तुलसी की रामायण, उसका सुंदर कांड, और तमाम सारी जो गांव की और त्रिलोचन के जनपद की जो मानसिकता है, उस पूरी मानसिकता का जो जीवन व्यवहार है, उसका एक चरित्र इसमें आती हैं घेवरा बुआ। किन्हीं वजहों से घेवरा बुआ अपने मायके में रह रही हैं, लेकिन उनको नगई मेहरा की जो महरिन है लखमनी, उसको ताना देने से बाज नहीं आती। वो कुएं पर पानी भरने आती है तो उससे पूछती हैं कि महरिन, क्यों तुमने अपने दामाद से शादी कर ली? तो उस पर वो दबाव देती है कि पहले आप अपना देख लो कि तुम यहाँ क्यों पड़ी हुई। तो ये जो छोटी छोटी एक दूसरों को ताना देने की, जले पर नमक छिड़कने की जैसी प्रवृत्तियां हैं, उनको भी त्रिलोचन दुराते और छुपाते नहीं हैं। यह नहीं है कि जो पुराने समय में कविता लिखी जाती थी कि यहाँ ग्राम्य जीवन भी क्या है, तो जो जनपद का है, जो ग्राम का है, वो सब कुछ महान है, ऐसी बात त्रिलोचन ने नहीं की है। जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों की भी त्रिलोचन ने इस कविता में चर्चा की है। और कैसे विभिन्न जातियां हैं, जातियों में भी ऊंच नीच है, और उसके लिए यानी इस कहानी में भी एक पंच परमेश्वर मौजूद हैं प्रेमचंद की कहानी के।
अनायास नहीं त्रिलोचन को पढ़ते हुए प्रेमचंद की याद आती है। एक जगह है, कहते हैं त्रिलोचन की जरा ऊंच नीच का विचार तो यहाँ भी था। जातियों के आपसी भेद थे, कोई जाति कुछ ऊंची, कोई जाति कुछ नीची। स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न शाखा के हुए तो मुश्किल पड़ जाती है, लेकिन पंचायत थी, डांढ़ बात करती, जिसे मानना ही था, और फिर भोज भात चलता था। ये पूरी कविता आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो एक सामाजिक अपराध किया है नगई महरा ने, कि अपने भाई की सास को लेके चला आया है और उसको पत्नी बना के रह रहा है, तो इसके लिए पूरी पंचायत जात की होती है और पंचायत इनको 10 रुपए का दंड लगाती है और पूरी बिरादरी को खिलाना पिलाना पड़ता है। उसी प्रसंग में पंच परमेश्वर यहाँ जुटे हैं। पूरी बिरादरी को खिलाने पिलाने के बाद बिरादरी माफ़ भी कर देती है, और किस तरह नगई महरा हुक्का जलाते हैं और हुक्का तैयार करते हैं, हुक्का सुलगाते हैं और हुक्का पी करके और फिर बिरादरी के लोगों को पकड़ाते हैं। बिरादरी के लोगों को लोग हुक्का पीते हैं, और जो इनका हुक्का पानी बंद हो गया था वह हुक्का पानी शुरू हो जाता है। तो ये जो जाति नाम की संस्था त्रिलोचन के जनपद में जिस तरह से जीवित है, जिस रूप में जीवित है, और स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के जो नैतिकता, एक यौन सुचिता के सवाल, तथा कथित उच्च वर्णों में जो बहुत विचार के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को किस आसानी से वहाँ सुलझा लिया जाता है, ये तमाम तरह की बातें। एक पंक्ति पर मेरा ध्यान गया पढ़ते पढ़ते, अलगाव दूर था, लगाव पास पास था, और हर लगाव को कोई नाम देने से काम बहुत नहीं बनता। ये तब की बात है जब नगई महरा त्रिलोचन को रामचरितमानस पढ़ने के लिए अपने घर बुलाते हैं, और जो सम्मान देते हैं एक छोटे बच्चे को जो पढ़ना लिखना जानता है, तो अपने आप वो बच्चा नगई महरा के प्रति एक लगाव महसूस करता है। त्रिलोचन यहाँ बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि हर लगाव को नाम देने से काम नहीं बनता। एक लगाव बन जाता है जिसकी अपनी हैसियत होती है, अपनी स्वायत्तता होती है। और ये जो त्रिलोचन की कविता का ये जो लगाव है, जिसको त्रिलोचन नाम देना ज़रूरी नहीं समझते और कहते हैं कि इसको नाम देना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, काम नहीं बनता नाम देने से। एक खास त्रिलोचन की कविता में इस लगाव से एक खास तरह की शक्ति आती है, एक खास विशेषता त्रिलोचन की कविता में आती है, और वह विशेषता है त्रिलोचन की कविताओं में अलगाव को दूर करने की जबरदस्त ताकत है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, मिला है तो मिला है यह, मोल तोल इसका अकेले किया नहीं जाता। तो आज के समय में जब तमाम तरह की यांत्रिक मनोवृत्ति और तमाम तरह के यंत्र, जब हमारी मानवीय संवेदना यंत्रों के सहारे नियंत्रित हो रही है, तमाम संचार माध्यमों और सोशल मीडिया के द्वारा हमारी भावनाएं
नियंत्रित की जा रही हैं, उद्वेलित की जा रही हैं, विचलित की जा रही हैं, विपथित की जा रही हैं, ऐसे समय में त्रिलोचन की, और हमें एक तरह से यह सब करके, विचलित करके, विपथित करके, एक तरह से हमको अलगाव में डाल दिया गया है, अकेला छोड़ दिया गया है। ऐसे समय में त्रिलोचन की कविताएं, जिसमें कि जनपद के साथ गहरा लगाव दिखाई पड़ता है, वह अलगाव को तोड़ती हैं और हमें अपने जनपद से जोड़ने का, कई बार इसी में कहते हैं कि वो रामायण का ही प्रसंग चल रहा है कि तुम इसका अर्थ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो त्रिलोचन कहते हैं कि अर्थ कौन ढूंढता, ध्वनि अपनी मुझे अच्छी लगती है, जहाँ जहाँ अर्थ झलक जाता है वहाँ आनंद मुझे मिलता है। तो ये जो नगई महरा की पूरी दुनिया है, वह त्रिलोचन का जनपद है। और आप अगर उसको एक बार रूपक के रूप में देखने की कोशिश करें, तो जो शुरू में मैंने कहा कि भारत के जो अकादमिक चर्चा में जो हम दो तरह का भारत हमको दिखाई पड़ता है। एक इंडिया है जिसके हाथ में शासन के सूत्र हैं, जिसके हाथ में सारी अर्थ प्रणाली है, जिसके हाथ में सारे तंत्र हैं, और वह भारत के तमाम सारे संसाधनों पर काबिज है। उसके बरक्स भारत है, जिस भारत में रहने वाला आदमी भूखा दुखा है, हाहाकार कर रहा है, लेकिन उस हाहाकार के बावजूद उसके भीतर एक मानवीय संवेदना है, बहुत गहरे धंसी हुई एक मानवीय संवेदना है। त्रिलोचन उस मानवीय संवेदना को अपनी कविता में जगह देते हैं और हमें हमारी मुलाकात उस असली भारत से कराते हैं जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की। एक और कविता, जो मैं छोटी कविता है इसलिए मैं पूरी पढ़ूंगा, भोरई केवट। आप ये भोरई केवट नाम देखिए। ये जो हमारी आधुनिक कविताएं हैं, आधुनिकता बोध और विडंबना और विसंगति, एक पूरी जो कविता के जो मुहावरे हैं, उसमें इस तरह के नाम, इस तरह के चरित्र, इस तरह के भाव विन्यास हमको नहीं मिलते हैं। भोरई केवट के घर मैं गया हुआ था बहुत दिन पर, बाहर से बहुत दिनों बाद गांव आया था, पहले का बसा गांव उजड़ा सा पाया था। उसमें बहुत बहुत बातें हुई, उससे बहुत बहुत बातें हुई, शायद कोई बात छूट नहीं सकी, इतनी बातें हुई। भीतर की प्राण वायु सब बाहर निकालकर एक बात उसने कही, जीवन की पीड़ा भरी बाबू इस महंगी के मारे किसी तरह अब तो और नहीं जिया जाता, और कब तक चलेगी लड़ाई यह, ऐसा जान पड़ा जैसे भोरई निरुपाय और असहाय। जाहिर है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय रहा होगा। ये लड़ाई कब तक चलेगी, जिस लड़ाई की वजह से ये महंगाई है, ऐसी महंगाई है जो महंगाई जीवन को पीड़ा में बदल दिया है जिसने, ये लड़ाई कब तक चलेगी, ऐसा जान पड़ा जैसे भोरई निरुपाय और असहाय, आकंठ दुख के अभाव के समुद्र में पड़ा हुआ, उसकी विकट लहरों के थपेड़े सह रहा था। इस अकारण पीड़ा का भोरई उपचार कौन सा करता, वह तो इसे पूर्व जन्म का प्रसाद कहता था।
राष्ट्रों के स्वार्थ और कूटनीति, पूंजीपतियों की चालें वह समझे तो कैसे। अनपढ़ देहाती रेल तार से बहुत दूर, हियाई का बासिंदा वह भुरई। तो ये जो विश्व युद्ध के जो कारण थे और महंगाई के बढ़ने के जो कारण थे, जो विभिन्न राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के स्वार्थों की टकराहट थी, जिस टकराहट की वजह से युद्ध हो रहा था। आज भी हमारे पड़ोस में एक युद्ध चल रहा है और एक खतरा मंडराया हुआ है। उन सब से भुरई क्या नाम रखा है। भुरई को वो सारी समीकरण नहीं मालूम है। उसे अपने जीवन की व्यथा, पिछले जन्मों के कर्म का फल जान पड़ता है। तो ये जनपद ऐसा है जिस जनपद को में भुरई केवट हैं, जिस जनपद में नगई मेहरा हैं। नगई मेहरा पंचायत करके, बिरादरी को भोज भात दे करके अपने एक निर्वासन से अपने को मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन जो भुरई केवट हैं, भुरई केवट के सामने तो महंगाई है, और वह महंगाई जो तमाम राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के संघर्ष से की वजह से, विश्व युद्ध की वजह से उनके ऊपर तारी हुई है, उन कारणों से तारी हुई है जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, न उनकी समझ है। तो ये भुरई केवट त्रिलोचन के जनपद के नागरिक हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने शुरू में कहा कि भुरई केवट ही और नगई मेहरा ही गांधी के अंतिम जन है। एक और चरित्र है, एक कविता त्रिलोचन के यहाँ मिलती है, और वो मुझे आधुनिक हिंदी कविता में ऐसी कविताएं कम कम दिखाई पड़ती हैं। उसने स्त्री के लिए जान दे दी। हम ऐसी घटनाएं तो सुनने के अभ्यस्त हैं कि स्त्री की जान ले ली गई दहेज वगैरह से, तमाम वजहों से। स्त्री पर जो अन्याय हो रहे हैं या स्त्री ने जो समर्पण है, वह सब तो दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बड़ी विरल कविता है त्रिलोचन के यहाँ दिखाई पड़ती है। स्त्री के लिए जान दे दी, मैंने जब पूछा तब उनसे उत्तर पाया, जो लाश उठाए अस्पताल की ओर जा रहे थे पीछे आए। कुछ पुलिस वाले भी थे, वह घट है छूछा, इधर उधर कुछ रक्त लगा है, जिसकी लाली शेष नहीं है और सूख जाने से काला स्याह पड़ गया है। कुछ भी तो पहले वाला अक्षत भाव नहीं है, चेहरे की हरियाली भला अब कहाँ। कई घाव जैसे मुँह बाए, नीरव आत्म कथा कहते थे। मद जीवन का, यौवन का, धन का, सब कुछ था मन का। मैं जिसलिए इस कविता को उद्धृत कर रहा हूँ, वो पंक्तियाँ आखिर की 2-3 पंक्तियाँ हैं। ऐसी भी क्या बात कि नारी यह बलि पाए। ये जो त्रिलोचन के जनपद में एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है या ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति है। आमतौर पर हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है, या कहें कि जो पुरुष मानसिकता में गढ़ा और रचा गया समाज है, उसकी निगाह ऐसे चरित्रों पर, ऐसे पात्रों पर
नहीं पड़ती है। त्रिलोचन ऐसे विरल पात्र तक हमको पहुंचाते हैं जो उनके जनपद का निवासी है, उनकी कविता के जनपद में, जिससे हमारी भेंट होती है। ऐसी भी क्या बात कि नारी यह बलि पाए, नारी तो सती होती रही है। त्याग, तपस्या और तमाम जो उदात्त चीजें हैं वो सब नारी के जिम्मे पुरुष मानसिकता वाले समाज ने सारी मर्यादाओं को नारी के कंधे पर छोड़ दिया है। लेकिन एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति त्रिलोचन की कविता में हमको मिलता है जिसने स्त्री के लिए जान दे दी। ऐसी घटनाएं जब तक कहीं कहीं गांव में सुनाई पड़ती हैं। नारी में ऐसी क्या बात है कि उसे यह बलि मिले? ये कह करके, यह पूछ करके कवि स्त्री के व्यक्तित्व को नए सिरे से परिभाषित करता है, नए ढंग से परिभाषित करता है। और केवल उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, क्या है एक स्त्री में, किसी एक स्त्री में जिसके लिए एक पुरुष ने जान दे दी, अपनी पत्नी के लिए जान दे दिया। पूरी कहानी हमारे सामने नहीं है। कहानी को कवि जो है हमारी कल्पना के लिए छोड़ देता है। लेकिन एक बात है, एक कहानी है कि जहां स्त्री से बलि ली जाने की परंपरा रही है, स्त्री की बलि ली जाने की परंपरा रही है। त्याग वह करे, तपस्या वह करे, व्रत वह रहे, त्योहार वह रहे, मर्यादाओं का निर्वाह वह करे, कर्तव्यों का पालन वह करे। ऐसी सामाजिक संरचना के बीच एक स्त्री के लिए एक पुरुष ने जान दे दी है। और जो प्रश्न उठाता है कवि, क्या है उसमें, क्या है उसमें, क्या है उसमें, क्या है, इस प्रश्न के माध्यम से स्त्री के व्यक्तित्व को ही नए सिरे से नहीं परिभाषित करता, बल्कि अगली जो आखिरी पंक्ति है, पुरुष अगर कुछ है तो उसका पौरुष क्या है। ये जो हमारा मर्दानगी वाला समाज है, जो गर्व करने वाला समाज है, जिसे हर बात पर गर्व करने की आदत है बीमारी की हद तक, मर्दानगी एक अतिरिक्त मूल्य बना हुआ है हमारे समाज में। और उस मर्दानगी की अगर आप छानबीन करें तो पाएंगे कि उसके पीछे अमानवीय होने का, निष्ठुर होने का, निर्मम होने का, यहाँ तक कि कातिल होने का के बीच भी उस मर्दानगी में, उस पौरुष में कहीं न कहीं रचे बसे हैं। त्रिलोचन अपनी इस आखिरी पंक्ति में पौरुष को भी नए सिरे से परिभाषित करते हैं कि एक पुरुष, एक पति, एक प्रेमी स्त्री के लिए जान दे देता है। जान ले नहीं रहा है उसकी, जान दे दे रहा है। और इस तरह से पौरुष के भीतर एक कमनीयता का, एक कोमलता का, एक संवेदनशीलता का भाव भरने का काम कवि कर रहा है। और कवि कर कहाँ से रहा है? ये कवि के जनपद में ऐसे चरित्र हैं और कवि की नजर है कि वह ऐसे चरित्रों पर टिकती है।
और हमारे सामने हमारी जो मानसिक जकड़न है, जो हमारी सामाजिक मर्यादाएं बनी हुई हैं, पुरुष मानसिकता ने जिनको रचा है, गढ़ा है, जिसमें एक खास तरह की जड़ता है, संवेदनहीनता है, उसको कभी इस ऐसे चरित्र को हमारे सामने ला करके कभी उस मानसिकता को झकझोरता है और हमें मानवीय बनाता है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये कविता आप सबकी पढ़ी हुई है। कहाँ से कहाँ तक ये कविता जाती है। सामान्य बातचीत से कविता शुरू हो रही है। चंपा नटखट है, कभी चश्मा हटा देती है, कभी कागज हटा देती है, कभी कलम हटा देती है। सुंदर की बेटी है, सुंदर ग्वाला है जो गायों को लेकर चरवाही करने जाता है। जाहिर है अभी समय कितने सुंदर ग्वाले होंगे और कितने चरवाही करने वाले होंगे। वहाँ से कविता शुरू होती है। फिर उसमें गांधी आते हैं। कवि कहता है कि तुम पढ़ लो, लिख लो, पढ़ना लिखना काम करेगा। और गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। तो वो कहती है कि हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करेंगे। फिर कविता का जो अंत होता है, कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी और शादी ब्याह के बाद संग साथ रहकर तुम्हारा जो प्रियतम है वो चला जाएगा जब कलकत्ता। कैसे उसको पत्र लिखोगी, कैसे उसे संदेशा दोगी। तो याद करिए, हमारे ये कविता हमारे लोकगीतों से किस तरह से जुड़ती है, जिसमें रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी बलु पैसवा बैरी ना, पिया गैले कलकतवा बलु पैसवा बैरी ना। जाहिर है विस्थापन की जो एक गहरी पीड़ा है, जो इस जनपद की एक विशेषता है, और इस विशेषता का निर्माण किसी भूगोल की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि जो आर्थिक संरचना है, जो सामाजिक संरचना है, जो सांस्कृतिक संरचना है, उस सांस्कृतिक संरचना के कारण ये विस्थापन की कहानी इस पूरे जनपद के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन चंपा क्या कहती है, मैं ब्याह कभी न करूंगी, और कभी जो ब्याह हो गया बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर पड़े। तो त्रिलोचन के जनपद में एक ऐसी नई लड़की है जो इस पूरी विस्थापन की प्रक्रिया को और उस विस्थापन से पैदा होने वाले, प्रवासन से पैदा होने वाला जो दुख दर्द है, जिसके मूल में तमाम 12 मासे और तमाम तरह के जो वियोग वर्णन लोकगीतों से लेकर के जायसी की कविता तक हमको दिखाई पड़ते हैं, वह सब उसका सार तत्व चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती कविता के अंत में आता है। और प्रवासन के कारणों का एक क्रिटिक, एक आलोचना एक छोटी सी बालिका के माध्यम से इस कविता में मूर्त होता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि त्रिलोचन की जो पहली प्रतिबद्धता है,
और पहला उनका जो संबंध है, पहली जो उनकी दुनिया है, वो भाषा से है। भाषा और केवल त्रिलोचन नहीं, कवि की जो दुनिया बनती है वो भाषा में ही बनती है, भाषा में ही संभव होती है। केदारनाथ सिंह त्रिलोचन पर लिखते हुए एक जगह कहते हैं कि हिंदी भाषा, हिंदी शब्द का उच्चारण करने से जितनी अर्थ ध्वनियां हमारे सामने खुलती हैं, त्रिलोचन की जो भाषा है, त्रिलोचन की भाषा का जो जनपदीय विस्तार है, उस जनपदीय विस्तार के अंतर्गत हिंदी शब्द का उच्चारण करने से जितनी अर्थ ध्वनियां हमारे दिलो दिमाग में कौंधती हैं, वो सब की सब त्रिलोचन की कविता में मौजूद हैं। और मैं एक त्रिलोचन के 3 सॉनेट के बहाने भाषा बोध पर और भाषा के जनपद पर बात करना चाहता हूँ। एक अद्भुत बात त्रिलोचन ने अपनी एक कविता में कही है। उस कविता का शीर्षक है शब्दों से मेरा संबंध टूट जाएगा। मुझे अपने मरने का थोड़ा भी दुख नहीं, मेरे मर जाने पर शब्दों से मेरा संबंध टूट जाएगा। एक कवि को मृत्यु से भय नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है। अपने उस साक्षात्कार में त्रिलोचन ने पद्मा सचदेव को बताया है कि बचपन की जो स्मृतियां हैं त्रिलोचन की, वो मृत्यु की स्मृतियां हैं। चाचा की मृत्यु, पिता की मृत्यु, भाइयों की मृत्यु, आगे चल करके इनके अपनी संततियों की मृत्यु। तो एक अंधविश्वास था घर में कि जो बच्चा पढ़ेगा वो मर जाएगा। तो इनकी कोई दादी हैं जिनसे इनका बहुत गहरा लगाव है, और दादी बार बार कहती हैं कि क्या पढ़ने से अमर हो गए। तो किसी स्तर पर किशोरावस्था में ही त्रिलोचन के मन में ये भाव आया था, जो इस साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं ये दादी को कैसे बताता कि पढ़ने से भले कोई अमर न हुआ हो, लेकिन लिखने से अमर हो जाता है। और इस अमरता का बोध घर घर में मौजूद जो तुलसी की रामचरितमानस थी, जिससे इनका कई तरह से साबका पड़ा है। केदार जी ने ताप के ताए हुए दिन संग्रह जब आया था तो उसकी एक लंबी समीक्षा की थी, और भी कई जगह उन्होंने त्रिलोचन के बारे में लिखा है। और त्रिलोचन की वो बार बार इस बात को कहते हैं कि त्रिलोचन की कविता अवध की मिट्टी और बनारस के गंगा जल से बनती है। अब इस अवध की मिट्टी और बनारस के गंगा जल की अगर हम व्याख्या करें और इसके भीतर त्रिलोचन के जनपद को देखने की कोशिश करें, तो एक ऐसी कविता जो ठोस जमीन से बनती है। लेकिन मैं 3 कविताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो 3 क्लासिक कवियों से पर लिखी है। हमारे 3 क्लासिक कवि
तुलसी जिनसे बार बार त्रिलोचन की भेंट होती है, त्रिलोचन जिनसे टकराते हैं, जिनसे सीखते हैं। तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। कह सकते थे तुम सब कड़वी मीठी तीखी, प्रखर काल की धारा पर तुम जमे हुए हो। तुलसी बाबा त्रिलोचन की चेतना में जमे हुए हैं। तो जब तुलसी बाबा त्रिलोचन की चेतना में जमे हुए हैं, तो तुलसी के जिस लोक मंगल की चर्चा होती है, उस लोक मंगल की चेतना भी त्रिलोचन की कविता और त्रिलोचन की भाषा के जनपद का निर्माण करने में, उस लोक मंगल की भी बहुत जबरदस्त भूमिका है। एक दूसरी कविता, मैंने कहा कि 3 क्लासिक कवियों पर त्रिलोचन की कविताएं हैं। दूसरे कवि हैं, तुलसी तो अवध प्रांत के हुए, दूसरे कवि काशी का जुल्हा। और ये देखिए कि जुलाहा नहीं, जुल्हा। ब्राह्मण को तुकारने वाला वह काशी का जुल्हा, जो अपने घर नित्य सूत तनता था, लोगों की नंगई ढांकता था, आशी का उन्मूलन करता था, जिसका विष बनता था जाति वर्ण अहंकार। कब्रें खनता था मुल्लों मौलवियों की झूठी शान के लिए, रूढ़ी और भेड़िया धसान को वह हनता था, शब्द बाण से जीता था बस ज्ञान के लिए, गिरे हुओं को खड़ा कर गया मान के लिए। कबीर को क्यों याद कर रहे हैं त्रिलोचन? क्योंकि कबीर एक जुल्हा जो सूत तानता था और लोगों की नंगई ढकता था। आशी यानी सांप का जो विष है, वो विष क्या है? जाति है, वर्ण है, अहंकार है। आप देखें तो हमारी पूरी दुनिया में, वर्तमान दुनिया में, हमारे समकालीन दुनिया में जो सबसे बड़ा जहर है, वो अहंकार है। हमने पिछली शताब्दी में 2 विश्व युद्ध झेले। उन 2 विश्व युद्धों के पीछे राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के अहंकार थे। तो जाति के, वर्ण के जो अहंकार हैं, उन अहंकारों का जो विष है, उस विष की दवा कबीर की कविता में त्रिलोचन को दिखाई देती है। और कबीर की कविता से, कबीर की भाषा से त्रिलोचन अपनी कविता में भी वह दवा लेते हैं। और आखिरी लाइन में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि गिरे हुओं को खड़ा कर गया मान के लिए। तो सामाजिक संरचना में जिन लोगों को बहुत निचले स्थान पर रखा गया था, गिरा दिया गया था, जो गिर गए थे, ये कबीर की आलोचना पर, कबीर की कविता पर बहुत मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं, गाजे बाजे के साथ लिखे गए हैं। लेकिन एक छोटी सी कविता में कबीर की पूरी कविता का जो मर्म है,
उस मर्म को त्रिलोचन पकड़ते हैं। गिरे हुओं को खड़ा कर गया मान के लिए। जो सामाजिक संरचना में जिनको गिरा दिया गया था, जिनको छोटा बनाया गया था, उनको आत्मविश्वास के साथ आदम कद रूप में खड़ा करने का काम कबीर और कबीर की कविता ने तब भी किया था और अब भी कर रही है। त्रिलोचन कबीर की कविता से यह संदर्भ लेते हैं। और एक तीसरा कवि जिस पर त्रिलोचन की कविता है, गालिब गैर नहीं है अपनों से अपने हैं, गालिब पर कविता है। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है, नवीन आंखों में नवीन सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं। आखिरी पंक्ति इसकी है कि गालिब होकर रहे जोत कर दुनिया छोड़ी, कवि थे अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। मैंने इन तीनों क्लासिक का दर्जा हासिल किए हुए कवियों पर लिखी त्रिलोचन की कविता का उल्लेख इसलिए किया कि भाषा का एक जनपद जो खड़ा होता है, इन तीनों कवियों को साथ रख करके हम देखें तो भाषा का एक महाजनपद खड़ा होता है। उस भाषाई महाजनपद में त्रिलोचन की कविता आकार लेती है, जिस भाषा की निर्मिति में तुलसीदास हैं, कबीर हैं, गालिब हैं। और इस तरह एक ऐसी समावेशी हिंदी रचते हुए त्रिलोचन दिखाई पड़ते हैं, हिंदी के जनपद का विस्तार करते हुए दिखाई पड़ते हैं त्रिलोचन। और यह भाषा, मैंने शुरू में कहा, कई ऐसी कविताएं हैं, कई ऐसी पंक्तियां हैं, लेकिन उनको उद्धृत करके आपका समय और आपके सब्र की परीक्षा मैं नहीं लूँगा। केवल इशारा करता हूँ कि भाषा, त्रिलोचन का भाषा के साथ बहुत गहरा लगाव है। भाषा की दुनिया में रहने वाला कवि, और भाषा की दुनिया में रहने का अर्थ है मनुष्य होने का। जो हम मनुष्य हैं, जो हमारा मनुष्य होना है, हमारी जो मानवीयता है, उस मानवीयता का गहरा संबंध भाषा में हमारे होने से। भाषा सिर्फ मनुष्य को प्रकृति ने बख्शी है। तो भाषा का जो जनपद त्रिलोचन के सामने खुला है, वह तीन बड़े कवियों की से निर्मित भाषा है। भाषा को लेकर के जो पिछले 100-125 वर्षों में जो राजनीति हुई है, और भाषाई राजनीति ने एक खास तरह की संकीर्ण मन हमारा रचा है। त्रिलोचन की कविता उस संकीर्णता को तार तार करती है और हमारे भाषाई जनपद का विस्तार करती है। लेकिन एक और बात जो त्रिलोचन ने अपने साक्षात्कार में कही थी पद्मा सचदेव से बात करते हुए, जिसे पद्मा सचदेव जी ने दर्ज किया है, जैसे फूल पौधे किसी खास मिट्टी में ही उगते हैं, वैसे ही भाषा भी अपनी मिट्टी में ही उगती है। बेजबान दोस्त जैसे पहाड़, नदियाँ, पेड़, लताएं, फूल, जानवर, चिड़िया, इन सब की अपनी भाषा है। कभी हर भाषा सीखता है। तो याद करिए जो केदार जी को मैंने उद्धृत किया था कि अवध की मिट्टी और बनारस का गंगा जल, गंगा जल की जो एक निरंतरता है, एक जो प्रवाह है, एक जीवन है, एक गतिमयता है, और मिट्टी की अपनी एक खास सुगंध है,
उस मिट्टी की सुगंध में भाषा आकार लेती है और मिट्टी की सुगंध से उपजी हुई वह भाषा गंगा जल के साथ, भाषा बहता नीर कबीर जो कहते हैं, तो भाषा के जनपद का विस्तार करते हैं। और भाषाई राजनीति ने पिछली शताब्दी में और पिछली शताब्दी से अब तक जो एक संकीर्णता पैदा की थी, हमारी संवेदना के परिसर का संकोच किया था, त्रिलोचन उस परिसर का विस्तार करते हैं। तो त्रिलोचन के जनपद पर बात करते हुए, त्रिलोचन की कविता के जनपद पर बात करते हुए जो बातें हमें समझ में आती हैं, पहली तो यह कि जिसे हम भारत कहते हैं, जो गांव में बसने वाला भारत है और जो भोरई केवट की तरह भोरा है, भोला भाला है, जो श्रम करना जानता है, जो खेतों में पसीना बहाता है, अन्न उगाता है, जो सड़क बनाता है, जो कपड़े बुनता है, नंगई ढकता है, त्रिलोचन का जनपद वहाँ है। और उस जनपद की संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा की दुनिया में रहने वाला यह कवि भाषा के परिसर को भी सीमित नहीं करता, संकुचित नहीं करता, बल्कि तमाम संकीर्णताओं और संकोच के प्रयत्नों को धता बताते हुए तुलसी, कबीर और गालिब जैसे क्लासिक कवियों ने जो भाषा के निर्माण में, भाषा के परिसर के विस्तार में जो कमाल दिखाया है, उस कमाल को अपनी विरासत मानकर और उस विस्तृत बेहद्दी मैदान में अपनी कविता रचता है। ऐसे कवि को याद करना, ऐसे कवि को पढ़ना मेरे जैसे सामान्य पाठक के लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक बार फिर जन सुलभ पुस्तकालय के कर्ता धर्ता अर्पण कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और आप सब जो इस आभासी माध्यम से जुड़े हुए थे और मेरी बात सुन रहे थे, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।